ये बात बार 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 प्रजा के मानस पर, प्रजा के विचारों में तो ये आनी चाहिए। को चाहिए कि हमारे जितने भी कथा प्रवचन सत्संग हैं वो इसी के लिए हैं। हमारा जितना भी साहित्य है, हमारा रामायण महाभारत पुराण, ये जो सारी बातें हैं, ये हमारी भावात्मक शुद्धि के लिए हैं। उसमें ही पराक्रम की, पुरुषार्थ की, सत्य की, धर्म की, शुद्ध आचरण की प्रेरणा देने के लिए हैं। इसलिए हमने इतिहास में ऐसा ही देखा है कि कथाओं का वाचन, कथा श्रवण किस लिए होता है, पुराणों की रचना किसके लिए हुई है, किस बात के लिए हुई है। फिर हमारा इतिहास कहता है और हमारा हमारा साहित्य भी कहता है कि हम जैसे श्रेष्ठ हैं ऐसे अन्य लोगों को भी श्रेष्ठ बनाओ। और इसलिए हमारी प्रजा, हमारे पूर्वज पूरे विश्व में गए। तो ये दूसरा भावात्मक है। ये भावात्मक पक्ष घर में, विद्यालय में और समाज में, समाज प्रबोधन के क्षेत्र में जब ये कार्यरत होता है, तभी धीरे धीरे हीनता बोध कम होते होते वो नष्ट होता है। साथ में संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार का गुरुता बोध न हो कि जो अहंकार का प्रदर्शन हो। क्योंकि अगर हम हीनता बोध से ग्रस्त हैं तो दब्बू बन जाते हैं, और गुरुता बोध से ग्रस्त हैं तो दूसरों पर अत्याचार करने लगते हैं और दूसरों को हमसे हीन समझने लगते हैं। तो गुरुता बोध भी ऐसा न हो कि हमारा अहंकार सबके लिए परेशानी का कारण बने, और हमारा हीनता बोध ऐसा न हो कि उसके परिणाम स्वरूप हम दब्बू बन जाए, आत्मविस्मृत बन जाए। तो ये भावात्मक दृष्टि से। और फिर तीसरा है कृति की दृष्टि से। तो हमारी व्यवस्थाओं में हम परिवर्तन करने लगे, हमारे व्यवहार में हम परिवर्तन करने लगे, और उस व्यवहार के और व्यवस्था के परिवर्तन का आधार हमारी ये श्रेष्ठता की भावना भी हो और श्रेष्ठता की समझ भी हो। ऐसे ज्ञान, भावना और कृति, तीनों के माध्यम से जब हम एक जीवन दृष्टि का आधार लेकर परिवर्तन करने लगते हैं तो फिर हीनता बोध दूर होता है। ये काम कठिन है, धीरे धीरे होता है। ये काम सार्वत्रिक होना है, इसके लिए समय लगेगा, परंतु शुरुआत करने से ही कभी न कभी वो पूरा होता है। इसलिए आज शुरुआत करो और 2 पीढ़ियों में इसका परिणाम देखो, ऐसा मैंने कल कहा था। जी नहीं, मुझे ये कहना था, जैसे शिक्षा तो अभी अपने हाथ में नहीं है, हम अभी बचपन से ये नहीं कर सकते। मतलब आज की परिस्थिति में हमारे पास शिक्षा नहीं है, कथा लोक मत से भी, लोक शिक्षा से भी अभी हम कुछ नहीं। मतलब आज की परिस्थिति में हम क्या कर, हमारे आपने बताया वो बिल्कुल सही है कि बचपन से बताना चाहिए लेकिन वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अभी मैंने हमको अभी पहले हमको भी क्या कर। पहले भी एक बार मैंने वो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का एक कथन बताया था, स्टार्ट फ्रॉम वेर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। जहां है वहां से शुरुआत करो। हमारा अधिकार क्षेत्र कौन सा है? हमारा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन, वो तो हमारा अधिकार क्षेत्र है, वो हमारे हाथ में है। हमारे हमारे घर में पलने वाले बच्चे, वो तो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वो तो हमारा अधिकार क्षेत्र है। हमारा घर, वो तो हमारा प्रभाव क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र है। तो हमको वहां से शुरुआत करनी चाहिए। हमने वैकल्पिक व्यवस्थाओं का विचार भी करना चाहिए। हम कर रहे हैं, किया है। पाठावली के सारे ग्रंथ किस लिए हैं? वे पाठ्यक्रम में ना भी आए अधिकृत रूप से, तो भी अगर लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, तो हीनता बोध दूर करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है।
तो इसीलिए हमारा वाचनगत निर्माण हुआ है, इसीलिए हम इसका प्रचार प्रसार चाहते हैं, और इसलिए इसे अनेक घर हैं, अनेक माता पिता हैं, अनेक शिक्षक हैं, अनेक विद्यालय हैं जो इनको अपनाना भी चाहता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कार के क्षेत्र में हम कर सकते हैं ऐसा कार्य है। जो भी सुनता है उसको बताते जाना, ये भी हमारे हाथ में है, और इसके लिए हम कितना समय दे सकते हैं, कितनी बुद्धि शक्ति इसमें खर्च कर सकते हैं, इसका विचार हर एक को करना चाहिए, और सबने मिलकर भी करना चाहिए। क्योंकि जैसे विद्यापीठ है तो वो सब मिलकर कर रहे हैं, विद्या क्षेत्र है सब मिलकर कर रहे हैं। तो जो हमें असंभव, हमें कठिन लगता है, जो सरल है वो करना शुरू करो, जो कठिन है उसको करते करते सरल बनाते जाओ। जो असंभव है वह कठिन बनेगा, कठिन से सरल बनेगा, असंभव है वो संभव बनने लगेगा, कठिन है वह सरल बनता जाएगा। एक कर रहा है ऐसे 5 करने लगेंगे, 5 कर रहे हैं इसे 500 करने लगेंगे। इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं है। जी। ताई, मैं मनु बोल रहा हूँ। मेरा हाँ जी। प्रश्न है, अर्थ को लेकर हमने पिछले कुछ दिनों में बात की, और उनके क्या क्या हम्म सूत्र रहे। उसमें जो एक सूत्र हम्म था कि जो भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हों उनकी स्वतंत्रता, हम्म उसका हमें बड़ा ध्यान हम्म रखें जब व्यवस्था बैठाएं। हम्म तो मैं हम्म उसके बारे में थोड़ा विचार कर रहा था कि हम्म आज की परिस्थिति में ये स्वतंत्रता हम्म किस रूप में दी जाती है, हम्म कॉरपोरेट हम्म वर्ल्ड में उसको हम्म कैसे देखा जाता है, और हम हम्म जब ऐसी कोई व्यवस्था बैठाएं तो हम उसको कैसे सोचें, उस पे थोड़ा मैं सोच रहा था। तो हम्म ध्यान में आता है कि जैसे मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में था तो ये हमेशा ये रहता था कि हम्म सभी एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर होना है। हाँ, तो जो ईसॉप्स देते हाँ हैं, हाँ, हाँ वो एक तरीका रहता है कि हम्म आप हम्म आपकी भागीदारी, आपकी सहभागिता हम्म इस एंटरप्राइज हम्म में एक हम्म एम्प्लॉय से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, तो हम्म क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग है इसमें। हाँ, हम्म तो हम्म वो हम्म ईसॉप्स जो हैं वो दिए जाते हैं, हम्म शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। हम्म या फिर कुछ लोग पार्टनरशिप में शुरू करते हैं। हाँ, हम्म उस रूप हम्म में शुरू होता है क्या ये? हम्म माने अगर उसको थोड़ा बैठ के सोचे तो हाँ एम्प्लॉय तो हाँ हम हाँ कभी भी हाँ रहे ही, हालांकि हाँ हमारे पास शेयर्स हैं, लेकिन हम फिर भी एम्प्लॉय रूप में ही हाँ कंपनी के रहते साथ हैं। जुड़े हैं। एक ये मन में आता है। हम्म दूसरा, मैंने अगर सबको स्वतंत्र किया, मैंने हमने हाँ कपड़े का एक उद्योग देखा। कपड़े के हम्म उद्योग में उगाने से लेकर और धागा बनाने से लेकर रंग, हम्म मैंने कितने हम्म सारे बीच में लोग हम्म आते हैं। हम्म अगर सभी स्वतंत्र रहे तो मैंने हम्म जो सप्लाई चेन की एफिशिएंसी है, हम्म हाँ, हम्म हम्म हमको जितना बनाना है हम बना भी पाएंगे कि नहीं। हम्म ये जब तक ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट किसी तरह का नहीं रहेगा, तब तक इसको हम्म कैसे बैठाएंगे? मैंने ये हाँ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, और हाँ ये शेयर होल्डिंग का भी ये मैंने हाँ थोड़ा हाँ कंफ्यूजन रहता है मन में कि ये हाँ 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 बैठाएंगे कैसे हम। हाँ बात ठीक है, ये बहुत अटपटी माने कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, ऐसी सारी बातें तो है ही। अब देखो, ये मैं दो दो भागों में इसका इसका विचार करेंगे। पहली बात है एब्सोल्यूट स्वतंत्रता। परंतु वो एब्सोल्यूट स्वतंत्रता हमारी चाह में हो या हमारे विचारों में हो, ये व्यवस्था में नहीं आ सकती। एब्सोल्यूट स्वतंत्रता को बहुत अच्छा मूल्य नहीं माना गया। कैसे? काम कारतः एब्सोल्यूट स्वतंत्रता का दो आयामी विचार होता है। एक, मन में आया वो करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता नहीं है, वे ये स्वैराचार है।
क्योंकि मन में आया वो करना, उससे दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होती है, दूसरों को की परेशानी बढ़ती है, या हमारा अपना भी कोई विकास बहुत होता है, ऐसा नहीं। मन के पीछे जाना, काम कारतः स्वैर आचार करना, ये स्वतंत्रता नहीं है। ये पहला सूत्र है। आत्मिक स्वतंत्रता को ही एब्सोल्यूट स्वतंत्रता माना। आत्मिक स्वतंत्रता का व्यवहार मूल्य क्या है? तो मुझे किसी भी बात के अभाव से परेशानी नहीं होती, मेरा सुख कम नहीं होता, मेरा आनंद कम नहीं होता, मेरे लिए, ईश्वर के लिए और जगत के लिए प्रेम कम नहीं होता। ये एब्सोल्यूट स्वतंत्रता का आत्मिक अर्थ है। माने आत्मिक स्वतंत्रता यह एब्सोल्यूट स्वतंत्रता है। हम एब्सोल्यूट स्वतंत्रता काम कारतः स्वैराचार को मानते हैं। ये न मानकर मुझे किसी भी मान अपमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे स्वमान में कोई बाधा ही नहीं आती, ये एब्सोल्यूट स्वतंत्रता है, आत्मिक है। ये भारत स्पेसिफिक ऐसा विचार है। तो पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रता का, एब्सोल्यूट स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मिक स्वतंत्रता। मन की स्वतंत्रता, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते, ये पहली बात है। और इस प्रकार के आत्मिक विकास के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, उसको साधना कहते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, हाँ, व्यवहार क्षेत्र में, सृष्टि में, विश्व में nobody can live in isolation. आइसोलेट होकर हमारा व्यवहार चलता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने यूनिट बनाया कुटुंब, और सूत्र बनाया परस्पर निर्भरता। अब परस्पर निर्भरता को हम परतंत्रता नहीं कहते हैं, जबकि कुटुंब में हमें सबके तंत्र से ही चलना होता है ना। मेरे तंत्र से सब कुछ नहीं चलता, मेरे तंत्र से तो मेरा जीवन ही नहीं चलता। तो सबके तंत्र के अनुकूल होकर रहना, और इसलिए कुटुंब के यूनिट का अर्थ है सबने मिलकर जिस व्यवस्था का स्वीकार किया, जिस व्यवस्था को बनाया, उस व्यवस्था को मानना, उस व्यवस्था को हृदय से स्वीकार करना, ये सूत्र बनाया ना। तो व्यवहार में परस्पर निर्भरता, ये सूत्र है। और उसमें यदि मुझे मेरी इच्छा कुछ छोड़नी पड़े तो उसको परतंत्रता नहीं मानना, ये भी स्वतंत्रता की रक्षा है। तीसरा उसका सूत्र है स्वतंत्रता के मूल्य की रक्षा। माने जितनी मेरी स्वतंत्रता मुझे प्रिय है, सबकी स्वतंत्रता सबको प्रिय है, तो सबकी स्वतंत्रता की रक्षा की चाह होना, ये तीसरी बात है उसमें। इसी आधार पर हमने कुटुंब भावना का विस्तार किया। वो व्यवसाय के क्षेत्र में ले गए, वो शासन के क्षेत्र में ले गए, प्रशासन के क्षेत्र में ले गए, अर्थ क्षेत्र में ले गए। सभी क्षेत्रों में हमने कुटुंब भावना और कुटुंब व्यवस्था और उसका मूल आधार जो एकात्मता है, जो परस्पर निर्भरता के सूत्र को प्रेम के आधार पर समझाता है, इसको लागू करने का प्रयास किया। इस कारण से बहुत बड़ा परस्पर निर्भरता का एक बहुत बड़ा वेब तैयार होता है। तो पूरी सृष्टि की व्यवस्था इस प्रकार की एक वेब ही तो है। वेब ऑफ हिंदू सोसाइटी ऐसा करके किसी का, मेरे हिसाब से भगिनी निवेदिता का या ऐसा ग्रंथ भी है। तो ये पूरा ऐसा एक ऐसी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, परंतु एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से गूंथी हुई रचना तैयार होती है। ये है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो देखकर उसकी रचना हम नहीं बना सकते हैं, ऐसा जो चित्र है, परंतु उसके आंतरिक सुग्रथितता बहुत बड़ी है। ये हमारी व्यवस्था का आधार है।
इसलिए आपने वस्त्र बनाने का उदाहरण दिया, तो उसमें केवल वस्त्र बनाना एक कार्य नहीं है। रंगार अलग है, छिपा अलग है, स्पिनर अलग है, वीविंग अलग है, कपास उगाने वाला अलग है। सबको एक दूसरे के साथ समायोजन करना ही होता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होती है, और एक दूसरे को सहयोग तो करना ही होता है। परस्पर निर्भरता, परंतु किसी भी स्वतंत्रता की हानि नहीं, ये स्वैर नहीं हो सकते आप, इसके लिए ये नियम है। तो इस आधार पर हमारे सारे उद्योगों की भी रचना हुई। अब ये इसको ग्राम केंद्रीय बनाया, तो ग्राम की सारी इस व्यवस्था का रेगुलेशन कौन करता है? तो गांव का मुखिया करता है अथवा गांव का पुरोहित करता है। और हमारे इस दृष्टि से सारे कानून और दंड संहिता और न्याय व्यवस्था इसीलिए होती है। और रचना कौशल, नीति की व्यवस्था, नीति निर्धारण इसके लिए होता है। ये व्यवस्था बनानी पड़ती है, इस व्यवस्था की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, इस व्यवस्था को और अच्छी 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 परिष्कृत भी बनानी पड़ती है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। ये काम करने वाले धर्माचार्य होते हैं, ज्ञानाचार्य होते हैं। ज्ञान और धर्म का तो हमारे यहाँ हमेशा एकत्व और सामंजस्य रहा, इसलिए आप उसको गुरुकुल कहो तो धर्म और ज्ञान दोनों की रक्षा करने वाला ये केंद्र हो गया। वो इसको नियमन में लाता है, वो इसके लिए संहिता, आचार संहिता बनाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तीसरा मुद्दा, भारत में भी बहुत बड़े बड़े उद्योग थे ना, इतना उत्पादन होता था कि सातों समुद्रों के पार वो विदेशों में जाता भी था। तो ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट सेक्टर भारत में नहीं था। और इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा उत्पादन तंत्र कैसे संभाला जाएगा? तो वो भी कॉरपोरेट सेक्टर ही था, परंतु कॉरपोरेट सेक्टर के अंडरलाइंग प्रिंसिपल थे, वे भारतीय थे। और चक्रवर्ती सम्राट का राज्य कैसे चलाया जाएगा? तो इन बिल्ट भारतीय कुटुंब व्यवस्था के मूल सूत्रों पर आधारित कॉरपोरेट सेक्टर की भी रचना होती थी, जहां बॉस और एम्प्लॉय नहीं, परंतु स्वामी और नौकर, इतनी व्यवस्था होने पर भी ये सब हमारे घर के सदस्य हैं, इस आधार पर विचार किया जाता था। गुरुकुल में भी आप, माने हनुमान जी कहते हैं ना, मैं राम का दास हूँ। दास हूँ माने क्या है? गुलाम हूँ, कहता ही है ना। किस अर्थ में गुलाम है? तो गुरुकुल में गुरु नाम ही अविचारणीय, गुरु के आज्ञा के बारे में विचार मत करो। क्यों ऐसा कहा मुझे, ऐसा इनको नहीं कहा मुझे, क्यों ऐसा विचार मत करो। ये क्या गुलामी है क्या? शिष्यत्व और दासत्व बहुत अलग है। तो ये भावना का, दृष्टि का भी प्रश्न है। तो कॉरपोरेट सेक्टर से हानि नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर में आत्मीयता की, कुटुंब की भावना होना। ऐसे तो पुत्र को भी पिता की आज्ञा का पालन बिना विचार किए करना ही है। तो ये क्या नौकर है क्या? आज्ञा पालन करने वाला हमेशा नौकर नहीं होता। व्यवस्था में रहने वाला हमेशा गुलाम नहीं होता। वो व्यवस्था में व्यवहार, उसका एपेरेंट व्यवहार दास की तरह है, नौकर की तरह है, गुलाम की तरह है, परंतु अंतर्निहित तत्व उसका प्रेम है, आत्मीयता है, आत्मीयता का अधिकार है, और उस कारण से व्यवस्थाएं बनी रहती है। तो जो अंडरलाइंग एलिमेंट्स हैं, उसका विचार करने से बाहर का भी सब कुछ बदल जाता है। कोई व्यक्ति किसी की आज्ञा बिना विचार किए मानता है, वो दास है, माने गुलाम है, नौकर है कि शिष्य है, इसका पता तो चलता ही है। उसको भी पता है, उसके आज्ञा देने वाले को भी पता है, और दोनों का व्यवहार देखने वाले को भी पता तो है।
इतना हमारे समाज में वह सबके मन मस्तिष्क में उतरा हुआ तत्व था। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना ये धर्मानुकूल अर्थशास्त्र है। तो ऐसा नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर का विचार कैसे करना, बड़े उद्योगों का, बड़े व्यापार तंत्र का विचार कैसे करना, बड़े परिवार का विचार कैसे करना, बहुत बड़े शासन तंत्र का विचार कैसे करना, इसका आधार एकात्मता कैसे होगा, ये विचारणीय बातें हैं, समझने लायक बातें हैं। तो थोड़ा धीरे 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 करके विश्लेषण करते 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 ये छोटी बड़ी बातें समझने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा था, जटिल तो है, एकदम से इसमें से कुछ परिवर्तन करके कर देंगे ऐसा तो नहीं है, परंतु थोड़ा लंबा विचार करके, चौड़ा विचार करके, करने के लिए थोड़ा, क्रियान्वयन के लिए थोड़ा, परंतु थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, प्रतिष्ठित होता जाता है, दृढ़ता से स्थापित होता जाता है और व्यापक भी बनता जाता है। ऐसी कुछ व्यवस्था करनी होगी। हमारे लोगों ने ये कितना सोचा होगा और कैसे प्रजा के मानस में इसको बिठाया होगा, इसका विचार करने पर बहुत ही आश्चर्य और अहोभाव होता है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे प्रश्न के सारे आयामों को एड्रेस करने का प्रयास किया है। जी ताई। कुछ रह गया होगा तो आप इसको पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि आप भी विचार कर ही रहे हैं। जी ताई। हाँ जी। इसमें ताई मैंने जो देखा है, हाँ जी। कई लोगों ने प्रयास किए, जैसे पौंडीचेरी में ऑरोविल करके अभी चल रहा है। क्या होता है कि वो जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, जो शास्त्रिक या रीजनल हमारे जो ग्राम रचना थी उसको नहीं पढ़े हैं, पहले समझे हैं, लोग इसको हाँ वो लोग टोकन सिस्टम्स वगैरह के साथ में कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो टोकन टोकन सिस्टम मतलब आप जो भी श्रम डाल रहे हैं एक कम्युनिटी, तो आपको उसके लिए कुछ एक कुछ अमाउंट ऑफ टोकन आपको मिलेंगे, फिर वो आप खर्च कर सकते हैं उसी कम्युनिटी में। तो अगर वहां पर कोई रेस्टोरेंट है या होटल है, तो आपको आप हाँ, आपके पास अगर 1,000 टोकन एक्यूमुलेट हुए हैं तो आप वहाँ खर्च कर सकते हैं। आपको अपना पैसा, तो बेसिकली है तो वो भी एक तरीके से पैसा ही कमाने अरे वो तो करेंसी ही है ना, हाँ, वन सॉर्ट ऑफ करेंसी, वही करेंसी हो गई ना। हाँ, वही करेंसी हो गई। तो सिर्फ ये है कि आप बाहर के करेंसी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बस। वही तो आइसोलेट कर लिया। जी जी जी। परिणाम तो उसका ये हुआ कि वे आइसोलेट हो गए, जी या उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। हाँ, ये परिणाम सारा मूल बातें नहीं समझने के कारण से है। अगर ये धर्मानुकूल अर्थशास्त्र ऐसा यदि वो विचार करने लगे तो तुरंत इनको फ्लॉज कहाँ हैं वो समझ में आएगा। अगर वो एकात्मता के सिद्धांत को समझे तो तुरंत इसमें फ्लॉ कहाँ है वो समझ में आएगा। बाहर रहकर एक गांव का, जिसकी बुद्धि, मन और शरीर स्वस्थ है, और 1 मिनट में बताएगा कि इसमें दोष कहाँ है। तो ये कोई बात ही नहीं। खंड खंड में ये भी विचार केवल अर्थ क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से विचार करने पर ही ऐसी व्यवस्था बनती है। आप धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, समाज व्यवस्था की, हमारी परंपरा की, ज्ञान क्षेत्र की बात ही नहीं इसमें ला रहे हैं, और केवल अर्थ क्षेत्र को आइसोलेट किया और उसको सीधे माता जी के अध्यात्म के साथ जोड़ दिया। तो ये ऐसा होने ही वाला है कि वो अधूरा रहेगा।
दूसरी बात है तो ताई, इसको हाँ। जैसे आपने बोला कि ये समस्या जटिल है, इसमें जो व्यवस्था हम्म, बिठानी है, वो हाँ व्यवस्था हाँ। जो चल रही थी, जिसको हम गुण और कर्म की व्यवस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था या जाति व्यवस्था कहते हम्म, हैं, हम्म, कुटुंब व्यवस्था कहते हैं, ये सारे हम्म, जो पहिए, ये जो चाक थे इस रथ को जो चला हम्म, रहे थे समाज को, हम्म, वो अभी व्यवस्था टूट गई है। हाँ टूट गई। पूरे से खंड खंड हो गई है। तो अब इसमें हम्म, उस हम्म, व्यवस्था तक वापस, क्योंकि उस तरीके की संपूर्ण व्यवस्था तक पहुंचने के लिए कुछ तो स्टेप्स हमें निर्धारित करने पड़ेंगे, करने होंगे हाँ। क्योंकि एक साथ तो वैसी व्यवस्था वापस से खड़ी करना इमीडिएटली वो तो नहीं होता। नहीं होगा। हाँ। क्योंकि स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें आने वाली है वो है मानसिकता। क्योंकि लोगों के जो अपने मानसिकता पे जो विवेक की जो हम बात करते हैं, वो विवेक अभी नहीं है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि स्वेच्छाचार से ही हमारा समाज हम्म, आज चल हम्म, रहा है। हम्म, और सबसे बड़ी उसमें दिक्कत क्या हो गई है, धर्म को जैसे आप बोल रहे हैं बीच में ना रख के अर्थ को बीच में रख लिया है हमने। वो हम्म। अर्थ जब बीच में आ गया तो वो तो गड़बड़ करेगा ही, क्योंकि फिर उसको ऐसा नियंत्रण, ही होगा। हाँ, नियंत्रण में रखने वाला कुछ नहीं है। हम्म, तो हम्म, अब ये जो परिस्थिति है, इससे हमें वापस से एक एटलीस्ट बेसिक नियोजन की ओर जब जाना है, तो हमें कुछ तो स्टेप्स हमें विचार करने होंगे कि कैसे हम इसको वहां तक लेके जाएं। हम्म, उसका भी एक मॉडल हमें तैयार करना ही पड़ेगा, हम्म। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा हाँ। जो कि सिंपल हो, इसलिए हाँ हाँ। सहज सहज। इसलिए दो। जी। हम्म। जी हाँ ताई। आप पूरा करिए हाँ, मैं बीच नहीं, में बोल देती हाँ। मैं यही बोल रहा था कि जो कि हाँ। सहज हो। और ये तो बहुत बड़ी रचना थी जो हमारी गांव की रचना थी, वो मुझे लग हम्म, रहा है कि होते होते भगवान का मर्जी हुई तो ही हम लोग कहीं किसी रूप में वापस ला पाएंगे, क्योंकि हाँ नहीं, हाँ। चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा विभागसा, वो हम्म, उनकी सृष्टि में है वो। पर हम लोगों हम्म, को तो अब एक प्रकार से बेस्ट बार्गेन ऑफ द करंट सिचुएशन की तरह से हमें कुछ हम्म, कुछ हम्म, प्रयास करते करते जाना पड़ेगा, हम्म, ऐसा लगता है। हम्म। हम्म, आ, सृष्टि में तो भगवान ने इसका संतुलन कर दिया है, वो उसकी शक्ति है। मनुष्य को स्वतंत्र बनाकर समष्टि के रूप में प्रति सृष्टि निर्माण करने का अधिकार दिया, दायित्व दिया, स्वतंत्रता दे दी। अब मनुष्य फंस गया है। कसो अपनी बुद्धि, कसो अपने मन को वश में रखो, ये सारे दायित्व मनुष्य पर आ गए। इसलिए हमें समष्टि के लिए जो विचार करना है, तो आज की स्थिति में एक ज्ञान क्षेत्र में ये सब समझना, और आज के समय में इसको किस प्रकार से बैठाना, ऐसे ज्ञानात्मक क्षेत्र माने अध्ययन अध्ययन अध्ययन, उसको भी विचार के रूप में हमको हमने क्रियान्वयन के स्तर पर कैसे करना। तो सिद्धांत और व्यवहार उस क्षेत्र में देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो पहले ये जो सारा जो तंत्र है वो हृदय में जागृत होता है, बुद्धि में वह विकसित होता है, फिर कागज पर उतरता है, उसके बाद में ग्राउंड पर उतरता है। इस क्रम को अच्छी तरह से बनाना, ये एक बात है। और दूसरा है, शुरुआत करने के लिए कौन सी बात पहले क्रम पर आएगी, ये तय करना, ये भी ये अध्ययन का एक विषय है। प्रैक्टिकल अध्ययन इसको कहते हैं। और तीसरी बात है, निरंतर उसमें परिष्कृति होते रहना, स्टेग्नेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक बार हमने ये व्यवस्था बिठा दी, अब इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। दूसरा, तीसरा, चौथा होते होते पहले का क्या हो रहा है, वो समझ में आता है कि अरे इसमें तो बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम चौथे चरण पर पहुंचे, तब इसके इम्प्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा हो गया, एक करने गए एक और हो गया दूसरा। तो नित्य परिष्कृति ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
ऐसा ऐसा 2-3 पीढ़ियों तक होते होते फिर व्यवस्थाएं कुछ स्थिर बनने लगती है। और इन सब के सब हो रहा है तब प्रबोधन, मानस निर्मिति, ये तीसरी बात है। इसको मैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवस्थात्मक, ऐसे तीनों पक्ष एक साथ होने से यह होता है। लेकिन होता जरूर है। शुद्ध बुद्धि से किया हुआ कोई भी काम नष्ट नहीं होता, विकसित ही होता है। आज नहीं तो कल, एक नहीं तो दूसरा उसको करता ही है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये विश्वास और निष्ठा पूर्वक की कृति और बुद्धि पूर्वक इसको समझना, ऐसी तीनों बातें एक साथ चलती रहेंगी, चलती ही रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी। तब कहीं जाकर ये परिवर्तन स्थिर होगा, स्थायी होगा, प्रतिष्ठित होगा। ऐसा मेरी बुद्धि में आता है। जी ताई, मुझे लगता है कि तो भगवान परमात्मा हमारे हृदय में जो है वो हमको मार्गदर्शन करेंगे ही। जी हाँ, मेरी बात तो पूरी हुई। समय भी हो गया। मैं बोल नहीं जा रही थी कि समय भी पूरा हो गया होगा अभी तो रुकते हैं। कल भी अर्थशास्त्र का विषय ही आगे बढ़ेगा। रुकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। हाँ, प्रणाम।